नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भाट और मैं हूं डिम्पी काल रखे। आज जी बिजनेस का व्यू फिर से सिद्ध हो गया, क्योंकि आपके सामने हमने बात रखी थी कि आज मार्केट को किसी तरह से 400 को बचाना है। 480 पे मार्केट को सप्लाई भी दिखेगा। अभी तक तो मार्केट ने वही किया। इंडेक्स ने आपको थोड़ा डराया भी, थोड़ा उम्मीद भी जगाई है। अब ये देखना होगा आज तो कंसोलिडेशन का दिन है, कल के 30 सेल ऑफ के बाद, लेकिन बाजार की आगे की दिशा क्या रहती है, इसलिए दो मेहमानों को अपने साथ हमने जोड़ लिया। खैर, आज अगर आप देखेंगे तो कुछ कर्ज वाली कंपनियां भी चली हैं, कुछ अगर आप वापस देखेंगे तो सरकारी कंपनीज के अंदर वापस मूव है, ऑटो पूरी रफ्तार के साथ है। तो कुछ एक सेगमेंट मार्केट के और आज नोटिस होते हुए दिख रहे हैं। किरण यादव है हमारे साथ, जिनसे हम टेक्निकली समझेंगे और कुछ डेरिवेटिव की ट्रेड भी इनसे जानेंगे। सुमित से भी हम टेक्निकली मार्केट के अंदर ये जानेंगे कि लेवल्स के हिसाब से कहां पे हमको प्ले करना है, किस सेगमेंट में जाना है, किससे रहना है दूर। लेकिन मिहिर, बजट को लेकर अब न्यूज फ्लो काफी तेज है। सरकार जीएसटी को लेकर वापस चर्चा में आ रही है कि रियल एस्टेट को जून में ले आएगी, और इसके अलावा कुछ एक रिफॉर्म प्रोसेस और तेज कर रही है, जैसे बीमारू कंपनीज की अब लैंड बैंक की बात सामने आई है। देखिए, सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो लिक्विडेट किए जा सकते हैं या फिर मोनेटाइज किए जा सकते हैं, ऐसे एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए और इसके जरिए फंड मोबिलाइजेशन किया जाए, जिससे कि जो सरकारी खर्च है उसे कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है इस बार के बजट में सरकार के लिए, वो इस साल का वित्तीय घाटा कहां जाकर रुकता है और अगले साल के लिए आप प्रोजेक्शन क्या देते हैं। तो ये प्रेस्टीज इश्यू है सरकार के लिए, क्योंकि बार बार एफएम से लेकर हर कोई ये चीज कमिट कर चुका है कि वी आर ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ और हम इस लक्ष्य से नहीं हटने वाले हैं। और इसीलिए देखिए, मार्केट में जो नर्वसनेस है, एक बार आज के मार्केट का एक क्विक समरी देख लेते हैं अब तक जो हुआ है। अब देखिए, 10,400 आज दिन में डिफेंड तो हुआ है, लेकिन वो इनफैक्ट अच्छी चीज ये थी कि मार्केट 10,435, 10,450, 10,480 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, लेकिन क्या वो टिक पाया? वहां पर नहीं टिक पाया, बिकॉज एट एवरी लेवल इट हैज रन इनटू सप्लाई। कल एक मार्केट में जो एनोमली थी वो आज करेक्ट हो रही है, क्योंकि कल आपने देखा होगा क्लोजिंग में फ्रंट लाइन तो बहुत वीक हो गए थे, लेकिन स्मॉल कैप में वीकनेस नहीं थी, मिड कैप में भी काफी कल के लिए मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन आज आप देखिए, अगर आप मिड कैप लूजर्स को देखेंगे, अगर आप स्मॉल कैप लूजर्स को देखेंगे, तो आज यहां पर भी बिकवाली का दबाव है, जो कि ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो कल एक जो आई वुड से मिस अलाइनमेंट हो गया था मार्केट के बैलेंस में, वो आज काफी तेजी से एडजस्ट हो रहा है। ये एडजस्टमेंट आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा कि 400 बचा रहेगा, 500 लाएंगे नहीं हम? देखिए, दायरा तो जैसे मैंने कहा था कि अभी तो यही लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट केस सिनेरियो तो भी अब 10,600 के आसपास या 10,650 के आसपास से ऊपर निकलता नहीं देख रहे हैं मार्केट को। ठीक है, हमने आज एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी अरुण ठकुराल से एक बार बातचीत की थी, 2018 के बारे में आउटलुक भी लिया था। जरा एक बार अरुण जी की पहले बात सुन लेते हैं, फिर आज के दोनों मेहमानों से जुड़ते हैं। Q3 के रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली हम अच्छे लगते हैं हमको, और जो कॉर्पोरेट अर्निंग की जिसकी हम पिछले 4-5 सालों से बात कर रहे हैं, वो फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो रिवाइव होंगे। और जो फोकस है अभी गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स के ऊपर, कंटिन्यूअस जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसका जो रियल इफेक्ट है, वो जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, वो भी इस साल देखने को मिलेगा। तो अगर ये, और जो फ्लोज हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीआई फ्लोज जो है या इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो पैसा डाल रहे हैं, वो बहुत तेजी से डाल रहे हैं और बहुत मात्रा में डाल रहे हैं। तो वो अगर कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली ये साल भी हमें लगता है अच्छा ही रहने वाला है। हमारे को कुछ 2 या 3 पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छे लगते हैं, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी का बात करते हैं। बट मोर और लेस एक चीज है कि हमारा मेजर रुझान जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी रहता है, क्योंकि एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जो प्राइवेट बैंक्स का जो रिटेल फोकस है, जो उनका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, जो उनका इंसेंटिवाइजेशन ऑफ स्टाफ है, रिटेंशन ऑफ स्टाफ है, और ये सब चीजों की वजह से ऑब्वियसली, और मार्केट शेयर वो कंटिन्यूसली गेन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल बेसिस पे प्राइवेट बैंक हमको लगता है कि पीएसयू बैंक से थोड़ा अच्छा करेंगे। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे बाकी जो मेहमान हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। किरण यादव हमारे साथ हैं, सुमित बगाड़िया हमारे साथ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ सिदानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन किरण, पहले तो आप ये बताइए कि आज आपको लग रहा है क्लोजिंग तक 10,400 टिका लेगा निफ्टी?
क्या मुश्किल है, क्योंकि जो हमने रैली देखी थी करीबन 10,000 से लेके 10,550 तक, वो रैली खत्म हो चुकी है और अभी इंटरमीडिएट ट्रेंड चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है। 10,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल सकती है। शायद 10,350, 10,300 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। आज अगर देखा जाए तो आईटी स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण थोड़े से हम वीकनेस देखने को मिल रहा है। पर मेरा मानना है कि अगर होल्ड करता है और वापस एक बार 10,440 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर देंगे तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिलेगी। एक बार जरा मार्केट का ब्रेड्थ भी देख लेते हैं। आज बाजार के अंदर एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन क्या है, क्योंकि सुबह पहले थोड़ा हम ठीक खुले थे, बाद में धीरे धीरे खराब होती हुई है और अभी की सिचुएशन ये कह रही है कि निफ्टी के 50 में से करीब 31 शेयर ऐसे जो लाल निशान में, सिर्फ 19 शेयर ही बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। इसके भी ज्यादातर शेयर आज गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भले आपको अंकों के लिहाज से निफ्टी ज्यादा कमजोर ना दिखे, कुछ एडजस्टमेंट जैसे कह भी रहे थे मीर कि आज कुछ एडजस्टमेंट ज्यादा होती दिख रही है, बैलेंस होता ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन एक बार देखना होगा। इसके अलावा विक्स भी आज फिर से बढ़ गया। ये थर्ड डे है जब विक्स के अंदर बढ़ोतरी है। एक बार 10,400, 10,600, 10,400 की पुट और 10,600 की कॉल दिखाए। 600 पे जाना है, 400 को टिकाना है, इसलिए इन दोनों की कॉल पुट देखना बहुत जरूरी है। पहले जरा 10,400 की पुट, आज इसमें फिर से फ्रेश बाइंग हुई है। ये एक मेजर कंसर्न है। जैसे कल मिहिर आपके सामने बात रख रहे हैं, जब तक इसके अंदर खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग होती रहेगी ना, तब तक आप बाजार से बड़े पुलबैक की उम्मीद मत कीजिएगा। आज भी ठीक वैसा हुआ, प्रीमियम बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आप 600 की कॉल को नहीं भी देखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। वैसे आपको मैं दिखा देता हूं 10,600 की कॉल में आज राइटिंग हुई है और अच्छी खासी राइटिंग हुई है। इसलिए मार्केट के लिए हर एक दिन जब जब 400 की पुट के अंदर बाइंग होगी, ये 500 को लाना, उसके ऊपर फिर टिकाना मुश्किल हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी मीर बढ़ सकती है कि 10,400 भी टूट जाए। बढ़ सकती है, नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट अभी अब नया लो हिट किया है निफ्टी ने और 10,405 पर है ये। निफ्टी के लूजर्स को देखते हैं और उसके बाद मिड कैप की बात करते हैं। निफ्टी के जो लूजर्स हैं, अब वैसे देखिए कोई 22-25 पॉइंट की गिरावट ऐसा नहीं है कि इससे आसमान टूट पड़ेगा, लेकिन ये कल की वीकनेस, उसके बाद आज भी मार्केट में वीकनेस, मोमेंटम स्टॉक्स का पीछे हटना। आज अगर आप देखें जो मोमेंटम प्ले है स्टॉक्स लाइक रिलायंस, एडीएजे एंड ऑल, नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि वहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और इसलिए ये हल्का भी हो रहा है ऊपरी लेवल से। लेकिन लेवल ऐसा है ये कि यहाँ पर आकर मार्केट अपने आप थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। एंड स्पेशली बजट की सीरीज है ये, तो जो भी बजट से जुड़ी खबरें हैं उसे मार्केट फैक्टर इन करना शुरू करेगा। उससे पहले जितना नीचे चले जाएगा उसको खाली एक पॉजिटिव तरीके से आप देख सकते हैं, और वो ये कि अभी अगर ये थोड़ा स्टीम अपना निकाल रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं एक रूम क्रिएट हो रहा है कि अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है अर्निंग्स में और बजट प्री बजट जो न्यूज फ्लो आएगा वो, अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज निकल कर आती है तो मार्केट अपने लिए एक रूम भी तैयार कर रहा है कि फिर से एक बार एक प्री बजट रैली की संभावना क्रिएट हो सके। खैर एक गिरावट का अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना भी होगा, लेकिन कब, कहां, कैसे, किस लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जी बिजनेस लगातार हर एक लेवल पे आपके साथ खड़ा हुआ है। खैर बैंकिंग ने कल भी मूड बिगाड़ा, आज भी बिगाड़ा। आज इंडेक्स में अगर सबसे ज्यादा कोई इंडेक्स टूटा है ना, सरकारी बैंकों का खेमा ही है, करीब 1.5% नीचे है। सुमित आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। एसबीआई 300 के ऊपर अभी खड़ा हुआ है और पीएनबी 170 पे डॉट खड़ा हुआ है। मैं इन दोनों शेयरों पे एक पुलबैक की उम्मीद करूं या बिल्कुल भी नहीं करूं, छोड़ दूं इन दोनों शेयर्स को? हाय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। आफ्टरनून सर। वेल, मार्केट्स के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी ने 10,400 का स्तर तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो 100-150 की पॉइंट्स की फॉल निफ्टी में और देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स में भी शायद थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। आपका स्पेसिफिक प्रश्न एसबीआई और पीएनबी में था। दोनों में एक बार इमीडिएटली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है प्रेजेंट लेवल से। पीएनबी प्रेजेंट लेवल से शायद हो सकता है कि 5 से 7 रुपए की गिरावट दिखा दे। ऐसी गिरावट अगर कोई मिलती है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेनी है, क्योंकि ओवरऑल लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी एसबीआई और पीएनबी में। छोटी मोटी गिरावट में इसमें बाइंग करें। आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है इन स्टॉक्स के अंदर। एसबीआई के अंदर भी प्रेजेंट लेवल से 300 का लेवल साइकोलॉजिकल जैसे सपोर्ट तोड़ेगा तो शायद 290 से 285 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 10-1 रुपए की फॉल देखने को मिल जाती है तो इसके अंदर भी बाइंग की सलाह रहेगी। पीएनबी में भी अगर 5-7 के पॉइंट्स के फॉल अगर देखने को मिलता है तो उसमें भी बाइंग करें। आने वाले 3 से 6 महीनों में इनमें अच्छा रिटर्न मिलेगा दोनों स्टॉक्स के अंदर।
ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पर्टिकुलरली बैंक हमने इसलिए पूछे क्योंकि कईयों के पास फ्यूचर्स होंगे, कई एवरेज करना चाहते हैं, कुछ बाय भी करना चाहेंगे, तो इसलिए जरा रुकिएगा। एसबीआई के अंदर हो सकता है 5-7 रुपए नीचे और मिल जाए, पीएनबी भी आपको 5-7 रुपए की गिरावट और दे सकता है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, सारे सौदे एकदम से मत मारिए। मेरे पिछले 5 दिन से हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो भी हो रहा था ना, वो कर्ज वाली कंपनीज के मोमेंटम के अंदर और छोटी छोटी कंपनीज के मूव के अंदर दब गया। अब तो वो भी नहीं है, आज भी एडीएजी के अंदर बिकवा ले। तो मार्केट का थीम क्या है, किस पे काम दे, किस पे ध्यान दे? मार्केट का थीम फिलहाल वही है कि थोड़ा आराम करें, जिसे कहते हैं, हाँ, वेट एंड वॉच वाला मार्केट है फिलहाल। और वो इसलिए क्योंकि देखिए, अब जो अभी किरण भी कह रहे थे कि टेक्निकली अगर आप देखें ना, तो ये तो चलना शुरू हो गया था 9800 से, 9850 से, तो वहां से लेकर यहाँ तक तो चला ही है। और अभी भी कौन सा 50% रिट्रेसमेंट हो गया है किसी रैली का, तो आपके पास रूम नीचे जाने के लिए भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ऊपर जाने के लिए भी बन रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से हल्का हो रहा है। लेकिन एक चीज बताइए सिद्धार्थ आप, अब देखिए जैसे आज एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हमने बाकी भी कई मोमेंटम स्टॉक्स हैं जिसमें आज ऊपरी लेवल से बिकवाली आते देखी है। क्या आपको ये फॉलिंग नाइफ सिनारियो दिख रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती दिख रही है ट्रेड के लिए? देखिए, मैं मानता हूं मीर कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ से कितना नीचे ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, हो सकता है टेक्निकल स्तरों के हिसाब से हो सकता है 100-200 पॉइंट, बट ओवरऑल अगर स्टॉक्स हल्के हो रहे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि क्वालिटी कंपनीज जो है वो अगर नीचे आते हैं उसको अक्यूमुलेट करें। 2018 के 2-3 महत्वपूर्ण थीम होंगे, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल थीम और कंजम्पशन। ये तीनों ही थीम पे अगर आप देख सके, अगर कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं ये गिरावट पे, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में बाइंग करें। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपसे भी जानेंगे, नो डाउट आपने भी कुछ ना कुछ शेयर्स तो सिलेक्ट कर रखे होंगे, लेकिन इस समय ऐसे शेयर्स का जानने का जहां पे कहीं ना कहीं खबरें हैं। ये बाजार खुलने से पहले भी हम आपको बताते हैं, बाजार के दौरान भी आपको बताते हैं। तो पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ी हैं यही बताने के लिए आज के खबरों वाले शेयर। बताएं जरा पूजा। जी, ऑटो बिक्री के नंबर्स आ रहे हैं दिसंबर महीने के, और आयशर मोटर्स के जब नंबर्स आए थे तो सबसे ज्यादा रिएक्शन इसी स्टॉक में देखने को मिला है। वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो बिक्री बढ़ी है, लेकिन कंपनी की जो 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक है वहां पर बिक्री गिरी है 20%, तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है आयशर मोटर्स के शेयर्स में, और करीब 4% की गिरावट की कमजोरी के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करा आयशर मोटर्स का। पीएनबी, वैसे तो सभी सरकारी बैंकों में कमजोरी है, पीएनबी में एक खबर भी है जिसका कहीं ना कहीं रिएक्शन है आज स्टॉक पर। कंपनी की जो जेवी है एएमसी, उसका पूरा हिस्सा प्रिंसिपल फाइनेंस ग्रुप को बेचने की बात हो रही है, और ये खबर है पीएनबी में, और हम देख रहे हैं कि पीएनबी में इस वक्त 2% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक भी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। थर्मेक्स, यहाँ पर अच्छी खबर है, कंपनी को 327 करोड़ का ऑर्डर मिला है, को जनरेशन पावर प्लांट के लिए ये ऑर्डर दिया गया है, और इस खबर के आने के बाद अच्छी तेजी थर्मेक्स के स्टॉक में देखने को मिली थी। रैमको सिस्टम्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया है। कंपनी में यूएस की कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये जो कंपनी है ये हवाई यात्रा में है, तो उनकी तरफ से रैमको सिस्टम को एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है, और इस खबर के आने के बाद एक अच्छा एक्शन देखने को मिला था, 4% तक की तेजी देखने को मिली थी, और इस वक्त भी करीब 6 से 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करा है। और आखिर में बजाज हिंदुस्तान, यहाँ पर खबर आई है कि कंपनी ने S4A स्कीम लागू कर दिया है। हम आपको बता दें कि कंपनी पर जो कुल कर्ज है इस वक्त करीब 8,000 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कि जो सस्टेनेबल है वो 4700 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के लिए भी, और करीब 11% की मजबूती के साथ बजाज हिंदुस्तान का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहां पे कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो है। बजाज हिंदुस्तान के शेयर्स आज मोमेंटम है क्योंकि खबर है, अदरवाइज वैसे शुगर वाले शेयर इस समय ये भी ठंडे पड़े हुए हैं। जरा मार्केट में और देख लेते हैं, आज ऑटो सेल्स के नंबर का असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स इस तरह के मार्केट में भी 2.5% ऊपर है। सिद्धार्थ, ये वैल्यू बाय की भी आप बात कर रहे थे, इस गिरावट में हम ये भी कहते हैं कि अच्छे शेयर्स प्लस करने चाहिए, टाटा मोटर्स पे ध्यान दे सकते हैं। अब तो 2 क्वार्टर हो गए बैक टू बैक अच्छे नंबर्स के। बिल्कुल डिम्पी, ये वैल्यू बाय हो सकता है। टाटा मोटर नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, जैगवर लैंड रोवर के इंप्रूवमेंट डेफिनेटली चाइना और यूएस मार्केट में दिख ही रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में पैसेंजर व्हीकल में नेक्सॉन और टियागो और ये सब गाड़ियों का जो ट्रैक्शन दिख रहा है, ये भी एक फायदेमंद होगा। खाली एक ही चीज है, कमर्शियल व्हीकल, अगर यहाँ पे भी ट्रैक्शन आ जाए तो ये स्टॉक यहाँ पे 4 चांद लगा सकते हैं। डेफिनेटली टाटा मोटर्स इज अ वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू बाय। सिद्धार्थ, आप फिलहाल खरीदारी की सलाह कहां पर दे रहे हैं मार्केट में?
देखिए कुछ एक सिक्लिकल भी है जो अभी मूव पे है, मोमेंटम आ चुका है, यहाँ पे मोमेंटम जारी रह सकता है, बरकरार रह सकता है, वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। हम मानते हैं कि 1100 के टारगेट से 1107 के टारगेट से आप इस पे बाइंग करके चल सकते हैं। ओवरऑल 7-7.5% का वॉल्यूम ग्रोथ है। आने वाले 2 सालों में 60% का प्रॉफिट ग्रोथ की एक CAGR की उम्मीद है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये पूरा ही स्पेस जो ग्रेफाइट है, ये पूरा ही स्पेस अभी बजिंग है। हम मानते हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक यहाँ से अच्छा मोमेंटम और मूव दे सकता है 1100 के टारगेट से। और दूसरी कंपनी होगी गुजरात फ्लोरो। हम मानते हैं कि यहाँ पे भी कुछ एक 15 से 17% का आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एक्सपेंशन है, केपेक्स है, बहुत ही सटीक कंपनी है ये स्पेस में। और जो PTFE जो केमिकल ये बनाती है, दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन दैट। गुजरात फ्लोरो हम मानते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटली बहुत साउंड है विद अ टारगेट ऑफ 1133। ठीक है, 2 हिस्से आप ध्यान रखें। एक तो गुजरात फ्लोरोकार्बन्स, ये एक टारगेट है 1133 का, और एक फिलिप्स कार्बन है इसमें 1107 का। इस सब पे आप दोनों पे ध्यान रख सकते हैं। सिद्धार्थ की दोनों कॉल्स हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी वो कह रहे हैं वैल्यू बाय है। कुछ डेट वाली कंपनीज आपके सामने नीचे बैंड पे चल रही है। इसमें भूषण स्टील टूट गया, आज वापस गिरावट आई है जेपी ग्रुप के शेयर्स के अंदर, ADAG के शेयर्स के अंदर। और ये तो जी बिजनेस ने व्यू आपको जब सुबह रखा था ना, तो आपके सामने ये बात रखी थी कि अगर बाजार आज नहीं चला तो हो सकता है कर्ज वाली कंपनीज में तेज गिरावट आ जाए, मुनाफा वसूली आ जाए, थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। सभी की सभी कंपनीज इस समय जहां पर भी डेट की बात होती है वो आज मुनाफा वसूली की चपेट में है, चाहे वो अदानी की शेयर्स हो या फिर भूषण स्टील जैसे, जिसपे काफी न्यूज फ्लो है कि सेल शायद इसमें कुछ हिस्सेदारी खरीद सकती है। इन सभी शेयर्स में किसी का चार्ट ऐसा अलाउ करता है कि उसका बेस बन चुका है, वापस पुल बैक देगा सुमित। उसमें भूषण स्टील है, JP एसोसिएट्स है, R पावर वापस आप जोड़ सकते हैं, ऐसे 2-3 शेयर्स। नहीं, ये सभी स्टॉक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि ये स्टॉक्स में कुछ दम नहीं दिख रहा है। ये स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी जरूर देखी थी, बट अभी ऊपरी लेवल से वापस से दबाव देखने को मिला। JP एसोसिएट को अवॉइड करें, स्टॉक दबाव दिखा रहा है। स्टॉक यहाँ से शायद वापस और भी दबाव दिखाएगा, जिसके अंदर 20 रुपए और 18 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। भूषण स्टील भी अवॉइड रहेगा। सिर्फ एक R पावर है जिसका अभी तक कन्विंसिंग बड़ा सेल ऑफ का ट्रिगर हुआ नहीं है, बट ये भी स्टॉक अभी बाइंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे में एक बार 50 रुपए से 48 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाइंग एक बार तीनों ही स्टॉक्स में अवॉइड करनी चाहिए। F&O के 2 शेयर हैं जो कि आज सुबह सुबह हमने नोटिस किए थे, दर्शकों को अच्छा ट्रेड इंट्राडे में गेन मिला होगा। एक तो हमारी ग्रुप कंपनी डिश टीवी, दूसरा BHEL। इन दोनों पे किरण आपकी रिकमेंडेशन क्या है? सारे सौदे समेट के बाहर आ जाए या फिर अभी बने रहे? दोनों के अंदर अच्छा ब्रेकआउट है, काफी समय के बाद वापस ब्रेकआउट दिख रहा है। पहले बेल के बारे में बात करेंगे डिम्पी जी। मेरा मानना है कि बेल काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है मीडियम टर्म चार्ट्स पे, वो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम है, बहुत सालों के बाद ये हो रहा है। और दूसरी बात, अहम बात जो है कि वो जो पिछला स्विंग टॉप था करीबन 101-102 का, वो अगर क्रॉस करता है तो इधर बहुत अच्छी मूव आएगी, करीबन 120 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अभी से बाय करके चलना चाहिए। मोमेंटम स्ट्रांग है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है विज़ इंडेक्स। तो इधर स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 92.50 का, 97.30 पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टारगेट 101 और उसके बाद 120। डिश टीवी के बारे में जो बात कर रहे थे, तो डिश टीवी में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। मार्केट जो अभी बीच में एकदम से क्रैक आ गया था, इसकी वजह से इधर भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। पर अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बिल्टअप होते नजर आ रही है। अच्छे खासे पिछले 5 दिनों में अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिला है। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छा बाय बनता है, जो कि स्टॉक को 94-96 तक ले जा सकता है अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। मेरे जो GST को लेकर न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर कि रियल एस्टेट इसके अंदर जून से आ जाएगा, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? अभी से कैलकुलेशन होगा, क्योंकि बजट में भी हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार कुछ बात तो करे। नहीं, देखिए बजट में तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे 100% बात होगी, ये तो तय है। लेकिन कंपनीज से ज्यादा जो फर्क पड़ेगा यहाँ पर, हाँ, कंपनीज के लिए ये जरूर है कि दे विल हैव टू बी GST कंप्लायंट। अपने हर एक प्रोजेक्ट को उन्हें GST और रेरा दोनों में कंप्लायंट बनाना पड़ेगा। लेकिन वो वैसे भी जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी दैट प्रोसेस इज अंडर वे फॉर देम। फर्क ज्यादा कंज्यूमर के लिए पड़ेगा और उससे भी ज्यादा सरकारों के लिए, जो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनके लिए, बिकॉज उनके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वो ये स्टैम्प ड्यूटी और उन सब से आता है, तो उनके लिए फर्क डेफिनेटली पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये पूरा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके लिए एक चर्निंग हो जाएगी। पहला तो इन पर हमला तब हुआ जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जब रेरा लागू हुआ तब हुआ, और अब जीएसटी के दायरे में अगर ये आते हैं तो 3-3, 4-4 बड़े जो रिफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो मार्केट में डिफरेंशिएशन है बिटवीन मेन एंड बॉयज उसे बड़ा क्लियर कर सकते हैं। बट देन ऑब्वियसली देयर आर स्टॉक्स लाइक डीएलएफ जिसे हमने इसी माहौल में आउट परफॉर्म करते भी देखा है, या फिर 2017 में अगर आप देखें तो 2017 जहां पर शुरू किया था डीएलएफ ने और जहां पर खत्म किया उसके बीच में अच्छा खासा रिटर्न इसने डिलीवर कर दिया है। आपकी पिक कौन सी है यहाँ पर सिद्धार्थ रियल एस्टेट में? देखिए ये पूरे स्पेस में हमारी कोई कवरेज नहीं है रियल एस्टेट पैक में। इनफैक्ट आप जो बात बता रहे हैं, जो फोकस है गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ये पूरा थीम खेलने के लिए हम मानते हैं कि प्ले आउट होने के लिए हाउसिंग फाइनेंस स्पेस बहुत अच्छा कर सकती है। हम लोग बहुत फोकस्ड है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। एक समय पे हमने DHFL भी रेकमेंड किया था, जो यहाँ से इट हैज प्रूव्ड एज ए डबलर। हम मानते हैं कि यहाँ से इंडिया बुल हाउसिंग को बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर का नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे, 20-22% का ग्रोथ था। ये बरकरार रह सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को प्ले आउट करना है तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को प्ले आउट करना चाहूंगा। ठीक है, आज वैसे तो सरकारी बैंकों में जोरदार गिरावट है, एक भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं है जो आज हरे निशान में हो। सबसे ज्यादा नुकसान बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक पे है। ये शेयर ये तीनों इनफैक्ट ये डे लो पे आके अब क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को शॉर्ट करके जा सकते हैं किरण? इलाहाबाद, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर पुल बैक नहीं आया, 400 नहीं संभाल पाए तो बैंकिंग तो बेचारे वैसे ही कमजोर है, इनमें शॉर्टिंग करें क्या? बैंकिंग कमजोर है पर सपोर्ट्स के बहुत नजदीक है, तो मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर निफ्टी 10,400 टूटता है तो बैंक निफ्टी और खराब होता नजर आएगा, और अगर 10,400 के नीचे निफ्टी चलता है तो पीएनबी शॉर्ट करके चल सकता है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है, और फिर टारगेट्स करीबन 155 के देखने को मिलेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस करीबन 169 का रहेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी फेवरेबल है, पर कंडीशनल सेल है। 30 पॉइंट नीचे निफ्टी चलना चाहिए। ठीक है, आज दो सरकारी कंपनी जिसपे काफी बज है, हो सकता है मार्केट में कुछ और खबरें भी आए। एक तो एमटीएनएल, दूसरा ITI, इसका विनिवेश का बज है। जरा सुमित दोनों के चार्ट चेक कीजिए, क्योंकि 3 साल बाद एमटीएनएल का तो 30 का लेवल मिल रहा है, ITI के अंदर एक सडन स्पाइक आया चरणबद्ध तरीके से। इसका भी कुछ सरकार रिस्ट्रक्चरिंग का मूड बना रही है। दोनों शेयर से पोजीशंस को होल्ड करें, रखें और BTST भी करें। ये आपने बिल्कुल सही कहा, एमटीएनएल में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसे मूव्स हमको देखने को मिले, और ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में कहीं ना कहीं न्यूज़ का इम्पैक्ट तेजी की तरफ कन्वर्ट होते जा रहा है। स्टॉक में फिलहाल एक बार जिस तरह का मूव देखने को मिला है लास्ट 2 से 3 दिनों में, वो मूव देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से और भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन एक बार होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले 29 रुपीज 10 पैसे का एमटीएनएल के अंदर। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं तब तक लॉन्ग होल्ड करें। ऊपर में शायद हो सकता है कि 32 से 34 रुपए तक का मूव हमको एमटीएनएल के अंदर देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, बट एग्जिस्टिंग को होल्ड कर लें। दूसरी तरफ ITI के अंदर भी एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 139 का स्टॉप लॉस लगाएं और बाइंग कर सकते हैं 155 से 160 के टारगेट के लिए। मेरी ऑटो कंपनीज के आज नंबर्स काफी अच्छे आए। आप देखें टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, तीनों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी नंबर्स के साथ। ये थीम ऑटो की क्या इस बार बजट में कुछ रिलीफ, या फिर इस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब अच्छे नंबर सब कुछ हो जाता है ना, उसके बाद लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए इन सब में। ये देखिए, एज लॉन्ग एज नंबर सपोर्ट, आप अगर 2017 को भी देखें तो वो भारत के लिए एक रिकॉर्ड साल रहा है पैसेंजर व्हीकल्स के लिहाज से। अगर आप देखें 3 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स किसी कैलेंडर ईयर में भारत में नहीं बिके, एंड ऑब्वियसली मारुति हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इट। लेकिन आपने जो बजट की बात कही ना, अच्छी चीज ये है कि इन्हें फायदा होने का स्कोप ज्यादा है, बिकॉज अगर एग्री फोकस्ड बजट आया तो वैसे ही आपके जितने भी एग्री रिलेटेड ऑटो स्टॉक्स हैं, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, उन सब पर इसका इम्पैक्ट होगा, और ऑलरेडी देखने को मिला भी है कुछ हद तक। लेकिन बजट में ऐसा होने की संभावना कम है कि जिससे इन्हें डैमेज हो,
या फिर इन्हें नुकसान हो। ये ई व्हीकल्स बीएस नॉर्म्स के अगर आ जाए ऐसा कुछ, पर तो उसका बजट से लेना देना है नहीं। दैट प्रोसेस इज ऑलरेडी अंडर वे एंड टू सम एक्सटेंट फैक्टर्ड इन। तो इनफैक्ट ये उन चंद स्पेस में से एक है जिसपे आप बजट के टर्बुलेंट टाइम में भी डिपेंड कर सकते हैं खरीदारी के लिए। सिद्धार्थ, कहां पे फोकस करें? भी आप टाटा मोटर्स एक वैल्यू बाय बता रहे थे, लेकिन आपने ये भी कहा कि हाँ थोड़ा कमर्शियल सेगमेंट इंक्रीज हो जाना चाहिए। ये अशोक लीलैंड में तो दिख रहा है सर, अशोक लीलैंड की सेल्स आज अच्छी आई हैं। ये लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अभी नया नया ही उतरा है, कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, 4-5 साल ही हुए हैं। इन्होंने एक छोटा हाथी जैसा एक प्रोडक्ट इन्होंने भी निकाला था। आज इनकी सेल्स अच्छी है। ये लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की 69% का गेन आया है। अशोक लीलैंड पे ध्यान दें क्या? बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मीडियम हैवी केमिकल कमर्शियल व्हीकल में अशोक लीलैंड बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। मार्केट शेयर भी बहुत हाई है। एलएचसीवी में जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है वहां पे इनकी मार्केट शेयर उतनी नहीं है। जो नया प्रोडक्ट के साथ अगर ये सेल्स इसी हिसाब से बरकरार रखता है 6 महीने के लिए, तो मार्केट शेयर भी वहां पे बिल्ड हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है डिम्पी, इनके जो स्पेयर पार्ट्स का जो बिजनेस है वो 30% का वाई ग्रोथ से ग्रो हो रहा है। अशोक लीलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में डेफिनेटली एक बहुत सटीक स्टॉक हो सकता है। पर साथ ही साथ ये ना भूले, टू व्हीलर स्पेस अगर रूरल थीम प्ले आउट होता है और ये बजट में रूरल साइड ऑफ द इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सॉप्स दिए जाते हैं, तो टू व्हीलर स्पेस भी यहां से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल। चलिए एक बार इस बीच देख लेते हैं कि आज इस समय मार्केट की ब्रेथ और साथ ही वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल जो बिकवाली आई थी वो काफी थिन वॉल्यूम्स के बीच आई थी। लेकिन हाँ, DIS का जो आंकड़ा था ना वो थोड़ा सा अपसेटिंग जरूर था। 1300 करोड़ की सेलिंग, 1300 करोड़ की सेलिंग। और वो देखिए एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर, तो NSE पर इनफैक्ट हर एक बढ़त वाले काउंटर के सामने 2 से ज्यादा काउंटर्स हैं जो कि नुकसान में चल रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इसे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इवनली डिवाइडेड है, लेकिन हाँ झुकाव जो है थोड़ा सा नुकसान वाले काउंटर्स की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। और BSE पर भी जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 80% ज्यादा है बढ़त वाले काउंटर्स के मुकाबले। अगर हम वॉल्यूम्स को देखें, कुल मिलाकर जो वॉल्यूम्स हैं इस समय मार्केट में वो हैं 1,77,000 करोड़ के आसपास। तो कल से बेटर वॉल्यूम जरूर है, लेकिन हाँ आज लग रहा है कि करीब 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास का ट्रेड मार्केट बाजार खत्म होते होते आज यहाँ पर देख लेगा। कुछ वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट जिन शेयर्स में हुआ था वो आपको एक बार जरा नोटिस कराते हैं। एक तो अक्ष ऑप्टिफाइबर, मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी, सिमी ने इस पे टारगेट दिया था। आज शेयर फिर से 5% ऊपर है। एक JVL एग्रो है, हालांकि इसकी बैलेंस शीट जरूर आप चेक कीजिएगा, लेकिन ये शेयर अच्छा चल रहा पिछले 2-3 दिन से। जरा सुमित, दोनों शेयर आप चेक कीजिए, ये दोनों मिड कैप कैटेगरी के अंदर है। एक तो 7% ऊपर है और एक 5% ऊपर है। दोनों को BTST रखें। अक्स ऑप्टिफाइबर के अंदर आई थिंक इमीडिएटली एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, तो इसको BTST किया जा सकता है। स्टॉक अभी 38 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर अभी प्रेजेंट लेवल्स पे भी पोजीशंस अगर बनाएंगे तो मेरे को लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ऊपर में 40 रुपीज तक का मूव इमीडिएटली देखने को मिलेगा और शायद 42 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो बाइंग कर सकते हैं और 1 रुपया नीचे इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा शेयर है JVL एग्रो, जरा इसको भी चेक कीजिए जल्दी से। JVL एग्रो के अंदर लास्ट 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। 24 रुपए से स्टॉक स्टार्ट हुआ है, 30 रुपए के पास आ चुका है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, टेक्निकली ओवरबॉट हो चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस एक बार होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले इसके अंदर 29.20 का। मिहिर, आज इन्फोसिस में सलील पारेख की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी इन्फोसिस के पास ज्यादा है। देखिए, नियुक्ति होने के बाद भी मार्केट ने कुछ ज्यादा रिएक्शन तो दिया नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस अभी भी हैं ग्रोथ के, गाइडेंस को मेंटेन रखने के। ये फ्रंटलाइन IT के अंदर इस बार बजट से कुछ एक्सपेक्टेड है, अर्निंग्स से कुछ टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है? अर्निंग्स में देख सकते हैं अगर वाकई कुछ टर्न अराउंड हुआ तो, लेकिन बजट में देखना होगा कि क्या, बिकॉज इनकी कुछ एक जो बेसिक मांगे हैं। हाँ, अब ये जरूर है कि वो H1B वीजा को या उसको लेकर कोई स्टेटमेंट अगर आता है बजट में तो, लेकिन वैसे कोई खास उम्मीद नहीं है यहाँ पर। ऑन द कॉन्ट्ररी देखना होगा कि कहीं वो जो हम सुबह बात कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको घटाने का दायरा अगर छोटा कर दिया जाता है पहले के मुकाबले, तो ये सारे ही सेक्टर्स के लिए नेगेटिव होगा और इसके कंसर्न अपने आप में रह सकती है। बट दैट्स अ गुड ट्रिगर। जो चार्ज लिया है आज सलील पारेख ने, नए MD एंड CEO ने,
वो उनके सामने चैलेंजेस हैं कई, और अब जब अर्निंग्स आएंगी इन्फोसिस की तो उसमें उनकी तरफ से क्या बयान आता है ये हमें देखना होगा। फिलहाल 1026 के आसपास इसे किरण नजदीकी भविष्य में कोई दायरे के बाहर जाता आप देख रहे हैं क्या इन्फोसिस को? इन्फी मुझे लगता है कि इसी दायरे में ट्रेड करता रहेगा। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि 1000 से 1020 तक था, उसका ब्रेकआउट मिला है, उसको टेस्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये टेक्निकली बहुत अच्छी बात होती है कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद टेस्टिंग हो। तो अभी 1000 रुपए के ऊपर कंसिस्टेंटली रहना चाहिए, और इसके बाद जो मूव आएगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा, जो कि अगर एक 6 महीने से 1 साल का अगर नजरिया रखते हैं इन्फोसिस पे, बुलिश वेज का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मेरा मानना है कि करीबन 1200-1260 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर ये स्लो मूवर रहेगा, मार्केट परफॉर्मर रहेगा। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जहां पे आज मार्केट का मोमेंटम है, इसमें एक ONGC है, वैसे 200 के आसपास आके इसमें एक थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिलती है। जरा सुमित आप ही चेक कीजिए इसके चार्ट, ये 200 को इस बार पार करेगा नहीं करेगा? पिछली बार भी गया, वापस यहीं से आके फिसल गया था और 20 रुपए का नुकसान देखने को मिल गया था। ONGC इस बार थोड़ा डिसाइसिवली आपको लगता है 200 कर जाएगा पार? ONGC इस बार 200 का लेवल पार कर जाएगा। ये स्टॉक ने कंसोलिडेट करने के बाद आज अच्छा मूव दिखा रहा है। इमीडिएटली 198 से 200 के टारगेट होंगे, जो कि मुझे लगता है इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं, और ओवरऑल इस महीने के अंदर 210 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिलने चाहिए। ONGC काउंटर स्ट्रांग है, आने वाले 2 से 3 महीनों में ये 225 से 230 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। आई थिंक ONGC के अंदर फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशंस होल्ड करने की भी सलाह रहेगी। इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं जो कैश के गेनर्स हैं उनमें अगर कोई ढंग का काउंटर हो तो एक तो डायमंड पावर है, ये करीब 19% ऊपर चल रहा है इस समय, और कुछ काउंटर्स जहां पर मूव है इसमें DB रियलिटी है जो कि करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड करे। DB रियलिटी का आपको चार्ट किरण कैसा लग रहा है? DB रियलिटी में वर्टिकल रैली हो गई है, और इसके चलते मैं इधर बाय करने की तो सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह भी दूंगा। क्योंकि अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के बहुत करीब आ चुके हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन करंट लेवल से करीबन 90 रुपीज के रेजिस्टेंस जोन है, तो अभी 70 रुपए तो आ चुके हैं। तो मेरा मानना है कि लास्ट 5 रुपए 10 रुपए पकड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि लोअर सर्किट से ये स्टॉक वापस चालू हो जाए। तो अच्छी खासी अब बढ़त मिल गई है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। अभी के लिए 63 रहेगा, और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। अभी कुछ एक शेयर जिसमें एकदम से तेजी आई, इसमें कॉक्स एंड किंग को एक बार आप देख सकते हैं, ये एक सडन स्पाइक के साथ अभी डी हाई पे आ चुका है। एक शेयर है J&K बैंक, हालांकि इसमें टिपिकली थोड़ा स्टार्टिंग वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इस बार ये अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करने की तैयारी कर रहा है, 4% ऊपर है। एक बार जरा सुमित आप ही देखिए J&K बैंक, ये BTST होल्डिंग दोनों के लिए ठीक है, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों के लिए ठीक है? डिम्पी, J&K बैंक के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेड लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बार नहीं सजेस्ट करूंगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से जरूर किया जा सकता है। स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। शायद हो सकता है स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 87 से 88 तक के लेवल्स दिखा दे, तो एक बार एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की जा सकती है 79.50 या 80 का स्टॉप लॉस लगा लें, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ऊपर में 88 से 90 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सिद्धार्थ, अभी आप कह भी रहे थे कि थोड़ा वैल्यू बाय के तौर पर देखना चाहिए। अगर हम ये मान के ही चलें कि बजट के अंदर ग्रामीण भारत की थीम है, तो जैन इरिगेशन 128 पे महंगा है या फिर सस्ता है? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की डिलीवरी है वो जैन इरिगेशन में नहीं आ रही है, इसीलिए स्टॉक एक दायरे में रह चुका है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम अभी भी मानते हैं जैन इरिगेशन को आप ट्रेड आउट करें। निवेश के लिए अगर अभी भी आप 2-5 साल का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो ये कंपनी पे न दाव लगाए, क्योंकि हम मानते हैं कि इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पोजिशनल वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुमित, जब लेवल्स की बात हो रही है ना, तो एबन ऑफ शेयर के अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 200 के बाद ऊपर आके रुकना टिकाना इसके लिए एक चैलेंज था। आज इसने ये काम किया है, 200 के ऊपर आके रुक भी रहा है, क्लोजिंग भी देने की तैयारी कर रहा है। एक बार इसको होल्ड कर सकते हैं एबन ऑफ शेयर को?
हाँ प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये स्टॉक में कुछ ज्यादा दम है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक सडन चलता है 2-4 दिनों के लिए, फिर वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। अभी इमीडिएटली ये मूवमेंट दे रहा है तो एक मूव दिखा सकता है जिसके अंदर 215 से 220 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। 200 के ऊपर एक तो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा वॉल्यूम और देखने को मिल जाए तो 215 से 220 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने बनाई है वो होल्ड कर लें, स्टॉप लॉस लगा ले 199 का। इसके अलावा आज कुछ ऑटो एंसिलरीज पे भी ध्यान दें, क्योंकि ऑटो नंबर्स आने के बाद एक बार ये वापस सेटल डाउन होते हैं और उसका फिर से एकदम से मूव आने लगता है। एक बार एक्साइड का चार्ट आप देख सकते हैं, हालांकि 220 221 पे कंसोलिडेट हो रहा है ये। क्या ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो सकता है किरण? एक बार आप चेकेंगे एक्साइड। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट का कैंडिडेट अभी तो नहीं है। बहुत ऊपर नीचे की मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिली, पर 224 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलना चालू कर देगा तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट्स 232 234 रहेंगे और उसके बाद 240 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसी क्षेत्र में मुझे जो अच्छा लगता है वो ऑटो एक्सेल्स, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। ऑटो एक्सेल्स में आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है और एक अच्छे रेंज से निकल रहा है। तो ऑटो एक्सेल जो करीबन 1484 पे ट्रेड कर रहा है, उसने 1444 1450 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज तोड़े हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि अच्छे कंपनी के साथ अगर चलते तो मेरा मानना है ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये काफी आउट परफॉर्मिंग काउंटर रहा है पिछले साल। तो मुझे लगता है कि अभी एक 6 महीने का जो 3 महीने का जो इसने कंसोलिडेशन फेज से गुजर गया है, तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। इधर मेरे टारगेट्स करीबन 1750 1800 के भी देखने को मिलेंगे अगर एक 1.5 महीने का व्यू है। ठीक है, ऑटो एक्से पे आप ध्यान रखें, 1800 तक के टारगेट दे रहे हैं किरण, और काफी हिम्मत और काफी कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है उनकी इस भाषा में। 3% अभी शेयर ऊपर है, जरूर नोटिस कीजिएगा शेयर को। अब जरा फाइनल बेट भी देख लेते हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए। रजत बताइए। ऑटो एंसिलरी प्ले ही है प्रिकोल, जिस पे आपको नजर रखनी है। स्टॉक पे भी तेजी बन सकती है। बीते 1 घंटे का ट्रेड बहुत पॉजिटिव, वॉल्यूम्स डेवलप होने शुरू हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी मेजर कंपनियों को, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, M&M जैसी कंपनियों को सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स, और जो बिक्री आंकड़े कंपनियों ने पेश किए हैं उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। ऑटो एंसिलरी में तेजी बढ़ सकती है। अब आर्ली चार्ट्स के हिसाब से 114 115 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन कंसोलिडेट हुआ, इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक होल्ड करता है 114 115 एक बहुत बेहतरीन बाय कॉल निकलेगी। वीकली मंथली चार्ट्स पलटे, इंपॉर्टेंट है 118 के ऊपर निकले, उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो नेक्स्ट लेग बनती हुई नजर आएगी। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 68% के हैं। तो प्रिकोल खरीदारी करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 124 से 126, स्टॉप लॉस आपको 114 के लेवल पे लगाना होगा। बिल्कुल, चलिए तो प्रिकॉल पर नजर रखिएगा। काउंटर करीब 4% ऊपर 118 पर इस समय ट्रेड करते हुए। सुमित, कैसा लगता है आपको प्रिकॉल? देखिए, स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा। ये स्टॉक ओवरऑल एक अपसाइड मूव दिखा रहा है और आज इसने एक अच्छा मूव दिखाया है। लास्ट 15 से 20 दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक तेजी का मूव दिखा रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। स्टॉक ऊपर में जैसे ही 120 के ऊपर निकला तो आप ये मान के चले 128 से 130 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिकॉल के अंदर फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 114 रुपए का, ऊपर में 128 से 130 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। जो आज शेयर्स नहीं चले हैं पर वो देखिए, आज सुबह से ही ऑल मार्केटिंग कंपनी से प्रेशर था। HPCL नहीं चला, 2% नीचे। BPCL नहीं चला, 2% नीचे है। IOC नहीं चला, 1% नीचे है। इन तीनों शेयर्स की तो खैर आज थोड़ी हालत खराब है। मारुति के अंदर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। SBI भी नहीं चल रहा है, 300 का सिर्फ सपोर्ट को बचा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल भी नहीं चल रहा, ये भी 2% नीचे है। भारतीय एयरटेल पे कोई पुलबैक की उम्मीद है क्या किरण आपकी तरफ से? भारतीय एयरटेल 516 पे चल रहा है, ये 535-40 तक पहुंचा था। लगा था कि सर इस बार ब्रेकआउट हो जाएगा, 550 पार करके नए लेवल दिखाएगा। फेल हो गया सर इस बार का ब्रेकआउट। तो ऐसे ही लग रहा है डिम्पी जी, पर जो आज का जो बॉटम है करीबन 512 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि पिछले स्विंग लो भी था ट्रेडिंग डे में। तो मेरा मानना है कि 510 के ऊपर है, तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इधर से पुल बैक। पर अभी के लिए जब तक ये रेंज 510 और 540 में है, तब तक कोई सौदा ना करने की सलाह होगी। आइदर उसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट मिले तभी एक्शन लेना चाहिए, अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। जो अंडर करंट है वो पॉजिटिव है, तो मेरा मानना है कि 540 का ब्रेकआउट की राह देखिए, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स के नंबर भी आए मिहिर,
और इस बार 43% सेल्स इन्होंने भी बढ़ाकर दिखाई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक एक महीने के अंदर ही 4-4 लाख गाड़ियां भी बेच देती हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही है 4.5 लाख गाड़ियां बेच दी इन्होंने। चलेगी कहाँ पे, सरकार पता नहीं कितनी सड़कें बनाएगी। बिल्कुल, देखिए एक तो यहाँ पर बूम है और दूसरा बूम जो हमने देखा था वो था क्रिप्टो करेंसी में। हाँ। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक बार फिर से साफ कर दिया है कि फिलहाल भारत में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को कोई भी मान्यता नहीं है। राज्यसभा में वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे और उस बीच उन्होंने ये कहा कि फिलहाल सरकार ने देश में 11 ऐसे एक्सचेंजेस को पहचान लिया है जो कि क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर क्या किया जाना चाहिए, इस पर सरकार फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की अगुवाई में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल किसी भी निवेशक को क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने पर सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 24 December 2013, both the Reserve Bank of India and the Government of India have consistently maintained a position and have made it public repeatedly that this is not a lawful legal tender in India, and therefore that protection is not available. And there are several kinds of cryptocurrencies. In fact, there are all over the world 785 virtual currencies which are today in operation. And there are about 11 such exchanges which have been online identified in India. There was an interdepartmental committee which was set up in the year 2016 that examined the matter and that decided that certain cautions be taken and people at different levels be given a caution or a warning, those who engage in this activity, that there is no lawful protection, which was accordingly done. And now how in future it is to be dealt with in India, there is an expert group under the Secretary Department of Economic Affairs which is functioning, whose report is now awaited. सरकार ने कमेटी बना दी है, एक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वित्त मंत्री तीसरी बार एक हफ्ते के अंदर ये बता चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहे, सरकार भी सख्त है। हुआ ये भी था कि आगे वाले दिनों में हो सकता है सरकार इनकम टैक्स के जरिए कुछ सख्ती और भी बरते, क्योंकि पहले ही HNI क्लाइंट्स को नोटिस जा चुके हैं इनकम टैक्स के। मार्क फेबर से भी हमने ये बात पूछी थी कि आखिरकार बिटकॉइन में हो क्या रहा है, क्योंकि आपके ही देश यानी कि यूएस से ही ये तो शुरू हुआ, भारत तक पहुंच चुका है। क्या बबल फूटेगा या नहीं फूटेगा, जरा सुनिए वो क्या कह रहे थे। The problem is not Bitcoin per se, but the problem is that there are already 1,000 other cryptocurrencies. And by the end of 2018, there could be maybe 10,000 different cryptocurrencies. So the supply is going to increase and the speculators will move into the ones that move up. And Bitcoin is maybe the one that is the most stable. It may not go to zero, but it will also go down. And so I think that the bubble either has already burst or we'll see another big move up and then it will burst and hurt a lot of speculators. खैर चलिए, तो क्रिप्टो करेंसी इस पर तो करेक्शन जब आना है तब आएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और वो ये है कि 3 पॉइंट ऊपर निफ्टी 10,435 के आसपास है और सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट। अब इस फ्लैट मार्केट में आपके लिए BTST कॉल्स क्या हो सकती हैं ये बताने के लिए तान्या हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तान्या बताइए। जी शुक्रिया मिहिर। आज मिक्स कॉल्स हैं, 3 BTST तो वही 3 बिकवाली की भी कॉल्स आई हैं हमारे पास। सबसे पहले आशीष कयाल के रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। उन्होंने औरोबिंदो फार्मा को चुना है और ये फार्मा स्पेस में बेरिश नजर आ रहे हैं, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 649 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं स्टॉक में, 682 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। SBI इस पे भी ये बेरिश ही हैं, टारगेट्स आप देख सकते हैं 290 के, तो वही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 310 का। इसके अलावा हमने अजीत मिश्रा से भी बातचीत की, उनकी तरफ से मिक्स कॉल्स हैं। सबसे पहले BTST की बात कर लेते हैं। PSU शेयर्स इन्हें अच्छे लग रहे हैं, NTPC को चुना है, टारगेट्स देख सकते हैं 182 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 176 का। इनकी जो दूसरी कॉल है वो टाटा कम्युनिकेशंस है और यहाँ पे ये बेरिश है, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, 650 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस आप लगाइए 680 का। इसके अलावा प्रदीप खोटचंदानी के रिकमेंडेशंस की बात करें कि तो उनकी तरफ से 2 BTST कॉल्स हैं। गोदरेज एग्रोवेट को चुना है और एग्री थीम इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी,
630 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 571 का। और इनकी जो दूसरी कॉल है वो KEI इंडस्ट्रीज में आई है, यहाँ पे टारगेट्स बता रहे हैं 388 के। स्टॉप लॉस आप लगाइए 363 का। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। KEI इंडस्ट्रीज आज अच्छी क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है, 388 के लेवल्स पे है, तो ये शेयर्स कुछ हैं जिसपे आप नोटिस हो सकते हैं। सुमित, आपकी तरफ से कोई BTST या STBT कॉल? देखिए फिलहाल मार्केट थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, बट एक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो है BHEL। BHEL के अंदर एक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस स्टॉक। आई थिंक स्टॉक इमीडिएटली 100 रुपये का पहला हर्डल है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस करता है तो हमें 105 से 107 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो भेल के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगा लें 95.50 का, और ऊपर में 105 से 107 के लेवल्स हमको भेल के अंदर देखने को मिल सकता है। मेरी निफ्टी किसी तरह से हरे निशान की तरफ क्लोजिंग कर रहा है। डरे तो नहीं ना? आज भले ही हमने गोता लगा दिया, डरे तो नहीं? डरने की तो जरूरत वैसे भी नहीं है बाजार में, लेकिन ये जरूर है कि बड़ा फ्लैट सा मार्केट है और हाँ, ये कुछ हद तक स्टीम निकल गया है। आज देखिए आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में देखेंगे तो एटलीस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से हल्के हुए हैं। अब ये जो रिकवरी है ना, इसमें एक बार देख लेते हैं कि मिड कैप में जो लूजर्स हैं क्या उनमें गिरावट का क्वांटम थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तब ADG ग्रुप के स्टॉक्स थे जो कि 10-10% नीचे चल रहे थे। मामूली सी रिकवरी कुछ एक स्टॉक्स में देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो अभी बना हुआ है। यूनाइटेड ब्रूअरीज इस बीच 3% नीचे। सिद्धार्थ, ये यूनाइटेड ब्रूअरीज इन लेवल्स पर आप खरीदेंगे या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदना चाहेंगे? देखिए इन दोनों में से अगर मुझे मुकाबला हो तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जाना चाहूँगा। हम मानते हैं कि यहाँ पे DIGO जिस हिसाब से टर्न अराउंड फेज में है और जो इनकी कमेंट्री और बॉडी लैंग्वेज और इनका जो विजन है, डबल डिजिट का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, हाई टीन्स का एक मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और डेफिनेटली मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत महीनों के लिए एक लैकलस्टर था, अब मूव दिखने मिला है और यहाँ से हम मानते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स बेटर परफॉर्मर और आउट परफॉर्मर रह सकता है कंपेयर टू यूनाइटेड ब्रूअरीज। आज रेडिंगटन का शेयर भी चल रहा है, खैर ये बार बार नोटिस भी करवा रहा है। किसी तरह का कोई आईफोन का नया लॉन्च नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रेडिंगटन फिर भी चल रहा है। तभी चलता है जब आईफोन की थोड़ी बात होती है। आज क्लोजिंग अच्छी करके जा रहा है। किरण, क्या करना चाहिए शेयर में? ये कुछ वॉल्यूम के साथ कुछ ब्रेकआउट कुछ ऐसा हो रहा है क्या रेडिंगटन में? प्राइस वॉल्यूम दोनों एक्शन देखने को मिल रहा है और मेरा मानना है कि थोड़ी सी रिस्की ट्रेड रहेगी, पर एग्रेसिव ट्रेडर कोई है तो पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। 180 या 180 का ही स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और टारगेट्स के लिए 190, 193 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल परसों तक। एक बार जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी के साथ ही शुरुआत करते हैं कि बैंक निफ्टी में इस समय क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा पुल बैक तो आया है, लेकिन मेरी जैसी बात हम आपके सामने कल भी रख रहे थे, आज भी रख लेते हैं फिर से, कि जब तक 25,500 वापस बैंक निफ्टी रीगेन नहीं करता आपको मार्केट्स पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार जरा फ्यूचर्स की पोजीशंस देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप प्रीमियम का आंकड़ा देखेंगे ना 50 पॉइंट का है, लेकिन फिर भी इस प्रीमियम में एडजस्टमेंट होने के बाद भी आपको 25,400 तक नहीं मिल रहा और आज भी अब नुकसान ही है प्राइसेस के तौर पर। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। अभी मार्केट का दूसरा हिस्सा ठीक है, लेकिन 33% वेटेज रखने वाला बैंकिंग काउंटर, फाइनेंशियल काउंटर्स, वो नहीं चल रहा है। इसका सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उसको और ये ड्रैग तो रहा ही है। हाँ। पिछली भी पूरी सीरीज में था, अभी इस सीरीज में भी या फिर इस महीने में भी कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन आज एक्शन एक्चुअली करेंसी मार्केट में अच्छा खासा देखने को मिला है। रुपए में जिस तरह की तेजी इस समय देखने को मिल रही है, जिस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है, सिद्धार्थ आपका व्यू क्या है? बिकॉज ये कांस्टेंट अपमूव में है, 63.55 तक चला गया है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हार्डनिंग हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि रुपए की अगर बात करें तो रुपए को बहुत कुछ अप्रिशिएट भी नहीं होने देगी गवर्नमेंट या RBI, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 63-64 वुड बी अ बेटर लेवल्स, बिकॉज अगर बहुत हार्डनिंग हो जाता है तो ईदर ऑफ द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर विल लूज मनी आउट ऑफ दैट। तो मैं मानता हूँ स्टेबिलिटी यही होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी चिंता की बात जो मुझे सता रही है वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। हो सकता है कि RBI का मूव अप मूव आ जाए अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ते रहे तो।
ठीक है, आज जो शेयर्स नहीं चल रहे हैं एक बार मैं आपको वो भी बता दूं, हालांकि मार्केट की ब्रेथ थोड़ी पहले से इंप्रूव हुई है, एक बार पहले वो ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं चलने वाले शेयर्स भी दिखाता हूं। मार्केट की ब्रेथ में अभी ये था कि थोड़ा झुकाव था डिक्लाइंस का, लेकिन अब सिचुएशन बराबर के आगे टंगी है। मार्केट ने सिचुएशन अपने ठीक किया है। अब 21-22 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी के बढ़कर आके हैं, और सेंसेक्स में तो बिल्कुल टाई जैसा चल रहा है, 15-16 यही कुछ पोजीशंस हैं। हाँ, एडवांस डिक्लाइन में टोटल ओवरऑल मार्केट्स के अंदर भी कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, तो एक बार इस पर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। बिल्कुल। चलिए, इस बीच ये जो करेंसी में मूव देखने को मिल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमाल मैकलाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जमाल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी शुरू हुआ है नया साल, और नया साल लग रहा है करेंसी मार्केट में रुपया मना रहा है फिलहाल। आज लगातार थर्ड सेशन है जब इसमें अप मूव चल रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन रुपी राइट नाउ? हेलो जमाल, कैन यू हियर मी? Yeah. Babu, rupee, what can I say? It's getting stronger and stronger. Obviously, I think part of the problem could be that RBI is not able to intervene because they have got all this, they have bought a lot of dollars in the forwards, correct? So basically, if they intervene now, the liquidity will increase. Liquidity is not a problem, so I don't know why they are not intervening. But clearly the inflows are strong and the rupee is getting stronger. Where it's going to go, frankly, I don't know. I'm also quite amazed. I mean, I would have thought that RBI was trying to protect the 64 level, but it has gone way below that. I thought first it was sort of, end of the year, people are not paying that much attention, markets are thin. But right now it's quite alarming. Most people are alarmed. I don't know the answer as to where it's going to go. Jamal, what's your reading of the bond market right now? The way bond yields are moving? Well, I think they will rise. Obviously, there is, demand for, I'm saying demand for bonds is not very high. Interest rates are going up. People are concerned with, with the fact that the deficit is going to be very difficult to manage, because more so next year, because politics is again going to be more important. So Mr. Modi is in a little bit of trouble. So markets are saying, Baba, this is how markets are. They are not forgiving. If you give a slight hint that there is some weakness, and so it's, I don't know what the yields are right now. What is the 10-year yield right now? 7.36. It's come down a little. But in point of fact, I think yields are going to stay high. And everything is moving against, right? Oil is up. U.S. rates are going up. Our deficit is in trouble. So it's a tough call. It's going to be a rocky year. Looks like that. Jamal, one last question to you. Now, this जो fiscal consolidation के slippage की संभावना है, this is something which can spook the markets, both the markets actually, bond as well as equity markets and currency markets as well. At this point, do you think markets have factored in any slippage on the fiscal deficit part? See, I think nobody really wants to believe it, right? And also, let's be real, today is the 2nd of January. A lot of the market people are still out of town, right? So I'm saying that we have to see the reaction. What is interesting is while both bonds and Sensex are holding steady today, right? They weakened earlier, now they are steady. Rupee is getting stronger. So, you would expect that the rupee would also weaken as the other two would weaken. So, and rupees, now it's 517.552, So I think we have to wait another couple of days. But my personal view is that managing the deficit is going to be troublesome. Equal concern is inflation is, we're not going, all the factors that were positive have turned against it again. Whether it is oil prices, whether it is global rates, whether it is other commodity prices. So we need to see, rupee is at least strong, which contains inflation a little bit, but that's not a major force. Right. All right, Jamal. Thanks for joining us. We'll have a detailed chat on this. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो जमाल का जो व्यू था बड़े साफ शब्दों में वो ये था कि रुपए में तेजी फिलहाल क्यों है, ये कुछ हद तक उन्हें भी सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि इससे कहीं पहले आरबीआई का इंटरवेंशन आ जाने की उम्मीद थी, लेकिन 64 के आगे भी रुपया स्ट्रेंथन हुआ है, तो उनको भी ये लग रहा था कि शायद आरबीआई पूरी तरह से इंटरवीन नहीं कर पा रहा है, जिसकी की उम्मीद बनी हुई थी। और साथ ही
जो फिस्कल कंसोलिडेशन या फिर फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है उसे लेकर थोड़ी बहुत चिंता इस समय करेंसी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में और कुछ हद तक बॉन्ड मार्केट में भी उन्हें दिख रही है फिलहाल। खैर, करेंसी से जुड़े हुए आपके माइंड में एकदम से शेयर आते होंगे, इसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है लेकिन ये नहीं चल रहा, कुछ चावल वाली कंपनियां जो कि एक्सपोर्ट्स करती है नहीं चल रही हैं, लेकिन हाँ 2 सेगमेंट है, जो कि आईटी और एक फार्मा, ये दोनों भी एक करेंसी के कमजोर होने से या फिर मजबूत होने से इन पर फर्क पड़ता है। आईटी पे आज थोड़ा सा रिएक्शन ज्यादा ठीक है, केपीआईटी जैसे शेयर्स चले हैं आज, पॉलरिस जैसे शेयर्स के अंदर आज मजबूती आई है, ये शेयर्स कुछ हद तक ठीक है। ये फार्मा में आपके टॉपिक क्या है सिद्धार्थ, आप किस शेयर के साथ जाना चाहेंगे? अगर ये साल 2018 फार्मा का है तो किन शेयर्स का है? देखिए, फार्मा में हम मानते हैं कि कैडिला हेल्थ केयर एकमात्र कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। यूएसएफडीए के जो ऑब्जर्वेशन है इसके मुकाबले सबसे ज्यादा इम्यून कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये कंपनी एक आपको बहुत स्टेडी शिप अच्छा रिटर्न दे सकती है, करीबन 500 से 550 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर हम मानते हैं कि फार्मा में आउट परफॉर्मर रहेगा। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स जो आज चले हैं उसमें एक बार अशोक लीलैंड के सेल्स के नंबर के बाद शेयर्स ने कंसोलिडेट करके मजबूती दिखाई है। ये शेयर कल भी नोटिस किया जाएगा, बीएचईएल, डिश टीवी कल भी नोटिस होंगे, टेक महिंद्रा कल भी नोटिस होगा। एक बार जरा टाटा ग्रुप के 2 शेयर, एक तो टाटा स्पॉन्ज और टाटा एलेक्सी, किरण एक दोनों आप जरा देख के बताएं, इसमें से बीटीएसटी किसको करें, टाटा स्पॉन्ज को या टाटा एलेक्सी को? टाटा स्पॉन्ज मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा, वहां पे हमारी कवरेज भी है और मेरा मानना है कि जैसे काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी, तो टाटा स्पॉन्ज है, बिल्कुल है। और दूसरे और 2 टाटा का समूह की कंपनी है। पहले रहेगा टाटा पावर, जहां पे डेरिवेटिव डेटा बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है डिम्पी जी। 105, 110 के कॉल्स में बहुत अच्छा जमाव देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि जो जनवरी सीरीज है वो टाटा पावर के नाम होना चाहिए। 110 के लेवल्स आपको देखने को मिलेगी, लॉट साइज काफी बड़ी है, तो इधर बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। स्टॉप लॉस 96 का, यानी 3 रुपए के रिस्क है और करीबन 10 रुपए के रिवॉर्ड्स है, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और जो टाटा समूह की कंपनी में मुझे जो अच्छा लगता है वो टाटा केमिकल्स है। इधर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ही ट्रेड करना नजर आ रहा है और पिछले शायद आधे घंटे में 719 से 735 तक एक रैली देखने को मिली है। मेरा मानना है कि इजीली 740, 745, अगले 740 तो कल ही देखने को मिलेगा, पर 745, 755 के लेवल्स कल परसों तक देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच क्विकली मार्केट बंद होने से पहले देख लेते हैं निफ्टी इस समय 10,440 पर है, तो जो फिलहाल मार्केट के लिए लेवल्स लग रहे थे क्रिटिकल 10,400 के, उसे कम से कम डिफेंड करने में मार्केट ये कहा जा सकता है कि कामयाब रहा है। लेकिन नुकसान जहां पर रहा है इसमें आयशर मोटर्स अब भी 4% नीचे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3% नीचे, भारतीय एयरटेल, ऑरबिंदो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस काउंटर पर नुकसान देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर आपका व्यू इस समय क्या है सिद्धार्थ? देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे अभी मैंने इस पे अपनी टिप्पणी दी थी। हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव रह सकता है ये स्टॉक, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अगर नतीजे देखें तो 22% का ऑड ग्रोथ देखने मिला था, ये बरकरार रह सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। और सबसे बड़ी चीज है हाउसिंग फॉर ऑल इंफ्रा एंड ये जो थ्रस्ट है गवर्नमेंट का, हम मानते हैं कि इसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस दोनों ही बहुत बेनिफिशियरी है। टॉप पिक रहेगी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। खैर, मार्केट अब बंद होने की तैयारी कर रहा है, 3 मिनट रह गए हैं, जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज मार्केट में कहाँ एक्शन था, कौन कौन से शेयर्स चले हैं, किस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। आज जरा पहले हीरो देखते हैं मार्केट्स के। आज गैलेंट के दोनों शेयर, इस्पात और मेटल, आज दोनों सर्किट की तरफ बढ़ गए, दोनों शेयर्स, एक तो खैर 50 से भी कम है और एक 300 रुपये से छोटा है। आज एडवांस एंजाइम्स के अंदर एक अच्छा मूव आया, ये दोपहर बाद का 12 बजे के बाद का मूव था, उसके बाद से इसने नो डाउट अच्छी क्लोजिंग भी आज दी है। वरुण बेवरेजेस 700 का हो चुका है, ये 6.5% की मजबूती के साथ आज 700 के लेवल को पार कर गया। जेवीएल एग्रो जिसके बारे में बात कर रहे थे, इस शेयर पे हालांकि आप सुमित का ये व्यू है कि अभी थोड़ा महंगा हो चुका है, शेयर से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। 2-3 दिन में इसने अच्छा मूव दिखाया। डायमंड पावर, टीटी लिमिटेड, डायन ग्लोबल, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज करीब 10% से कुछ ज्यादा की मजबूती के साथ बढ़कर बंद हुए।
आज लेकिन एडीएजी के शेयर्स बिल्कुल नहीं चले। आज मुनाफा वसूली का दिन था। आरकॉम ने सिग्नल तो खैर परसों से देना शुरू कर दिए थे, लेकिन आज उसके और भाई भी जुड़ गए इसके साथ। पावर, इंफ्रा, नेवल, फाइनेंस सभी शेयर आज कमजोर हुए। हालांकि इसमें गिरावट इनकी बढ़त के मुकाबले बहुत छोटी है, 4-5%, क्योंकि बड़े थे 10 गुना यानी कि 40% एक दिन के अंदर। जून के बाद जीएसटी रियल एस्टेट के दायरे में आ मतलब रियल एस्टेट इसके दायरे में आ जाएगा। और आप एचडीआईएल पे आप जरूर ध्यान रखें, ये शेयर 60 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ये बैन में जाने वाला शेयर्स है, चला जाता है बैन में। आज भी आरकॉम के अंदर, जेपी के अंदर, एचडीएल के अंदर हमने बैन देखा है। इस शेयर से थोड़ा सावधानी के साथ रखिएगा। वैसे इसमें सेफ बेट ज्यादातर एनालिस्ट का डीएलएफ अभी भी है, जहां पे टर्नअराउंड की सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी कंपनी जैसे अंसल हाउसिंग, ओबरॉय रियलिटी, पूर्वांकरा, पार्सोनाथ, इन शेयर पे ट्रेडिंग स्विंग्स आते हैं। खैर ये शेयर अभी जीएसटी से पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, लेकिन जैसे से नजदीक आती जाएगी बैठक या बजट के आसपास पहुंचेंगे, इस सेगमेंट ये नोटिस करने वाला होगा। आज सिर्फ खबर है, कुछ ज्यादा इंपैक्ट दिख नहीं रहा। इन बोल्ड बिगाड़ा वो दिन के पूरे दिन हमको बोल्ड बिगाड़ते ही दिखे, किसी में कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आया। एक भी शेयर सरकारी बैंकों में से ऐसा नहीं था जिससे ये कहा जाए कि अपने डे लो से थोड़ा बहुत तेजी से ऊपर कवर करके आया। ना तो देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, ना ही इलाहाबाद कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ मिड कैप कैटेगरी बैंक, इन सभी के अंदर आज गिरावट थी। अब देखिए तेल गैस गिरने वाले शेयर्स। आज सुबह सुबह खबर यह आई थी कि डीजल के प्राइसेस दिल्ली में रिकॉर्ड स्तरों पर और देश में भी अलग अलग हिस्सों पे रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए हैं। उसका नुकसान एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल को मिला। कुछ एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज भी नहीं चल रही है, सिर्फ ओएनजीसी को छोड़ दिया जाए या मिड कैप कैटेगरी की एबन को छोड़ दिया जाए। ये शेयर जो आपको दिख रहा है 2.5% के साल के ऊपरी स्तरों पर है। अदरवाइज मार्केटिंग कंपनीज और एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज के अंदर आज थोड़ा डिवीजन दिखा, लेकिन ज्यादा एक्शन इन शेयर्स के अंदर नहीं है। ये थिन वॉल्यूम के साथ आज थोड़े चले हैं, इसलिए ट्रस्ट करके कल के लिए देखना होगा इसमें कल का ही ट्रेड कैसे बनता है। आज कुछ कर्ज वाली कंपनीज पर भी हमने फोकस किया। आज वैसे इनका दिन अच्छा नहीं था। जीएमआर टूट गया, भूषण टूट गया, रिलायंस कम्युनिकेशन टूटा, जेपी टूटा, सभी शेयर्स टूटे हैं। भूषण में तो खबर आ रही थी कि सेल इसमें शायद इसके हिस्सेदारी खरीद सकता है। कल पीटीए के हवाले से खबर आई थी कि एक प्लांट का दौरा भी किया है, लेकिन आज भूषण ने अपने सारे गेन को वापस इरोड किया। ये 3% की गिरावट के साथ कमजोर है। आज का दिन ऑटो के नाम भी रखा जा सकता था। कोई भी सेगमेंट ऑटो का, चाहे कमर्शियल की हो चाहे पैसेंजर की हो, किसी ने भी आंकड़ों से निराश नहीं किया। आयशर मोटर में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग थी, अदरवाइज सभी ने अपने नंबर्स के साथ साथ अच्छी क्लोजिंग भी दी है आज की। अशोक लेलैंड करीब 4% ऊपर, टाटा मोटर्स 3% ऊपर। तो मीर आज की जो क्लोजिंग मिल रही है, थोड़ी सी राहत इस चीज की मिल रही है कि हम डे लो पे नहीं है, बल्कि डे लो से करीब 20-25 पॉइंट, आजकल तो ये भी नोटिस होते हैं, 20-25 पॉइंट ऊपर आके थोड़ा क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो क्लोजिंग है इसमें बस आप ये कह सकते हैं कि कल से सिचुएशन और ख़राब नहीं हुई, बस यानी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। लेकिन हाँ, क्या बहुत सुधर गई है यहाँ से, ये अभी थोड़ा टाइम मार्केट को अभी भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक फ्लैट क्लोजिंग ऑन अ डे जब आशंका ये थी कि शायद और वीकनेस देखने को मिल सकती है, वो नहीं हुआ कम से कम। और सिल्वर लाइनिंग ये है कि 10,400 कम से कम डिफेंड हो गया पूरे दिन के दौरान। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप सुमित? आज की क्लोजिंग तो फ्लैट टाइप ही देखने को मिली है। 10,400 नीचे टूटे तो कुछ समझ में आएगा, 10,500 ऊपर टूटे तब कुछ फ्रेश अपसाइड ट्रेंड समझ में आएगा। जब तक ये नहीं टूटता तब तक इसी साइडवेज दायरे में ही लगता है घूमेगा। ओवरऑल बायस मार्केट का पॉजिटिव है, तो ब्रेकआउट अपसाइड ही आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 10,500 टूटने के बाद हमें 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी में रैली देखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर। तो जब तक 10,400 नहीं टूटता तब तक सेल में ना बैठे, बाय साइड में रहे, और 10,500 टूटने के बाद कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 10,600 एंड 600 प्लस लेवल्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन सुमित की बात तब बिल्कुल ठीक हो गई जब एक गैप अप या गैप डाउन ना करे, यानी कि फ्लैट खोले 10-15 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन के साथ खोले। अगर ये ज्यादा 40-50 पॉइंट के साथ हो गया तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। तब 400 गैप के साथ टूटेगा और 480-490 आपको गैप अप के साथ मिल भी जाएगा। किरण, आपकी रिकमेंडेशन आज की क्लोजिंग पे, क्लोजिंग की रीडिंग और कल की ओपनिंग की उम्मीद क्या है? नहीं, जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन आज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, 10,400 अगर होल्ड करता है तो वापस एक बार एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी जो कि 10,500 तक ले जा सकती है। उसके ऊपर जैसे सुमित भी कह रहे थे, इसके ऊपर ही कुछ ज्यादा हम बात कर सकेंगे। तब तक के लिए मेरा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज, छोटे छोटे मूव जो आते हैं उस पर ट्रेड करने की सलाह होगी।
आज की क्लोजिंग में जरा कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी के ट्विंस, आईटीसी जरा ये भी दिखाइए। उसके बाद एक सवाल मिहिर से भी है, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप दिखाएं। आज की क्लोजिंग ठीक है, एचडीएफसी के दोनों ट्विंस यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों की क्लोजिंग आज ठीक नहीं नजर आई है। इसके अलावा आईटीसी एचयूएल भी दिखा दीजिए क्योंकि दोनों भी एफएमसीजी के अंदर हैवीवेट है। आईटीसी खैर आज नहीं चला और एचयूएल के अंदर भी कुछ ज्यादा सिचुएशन ठीक नहीं है। मेरे 5-6 फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं, इनमें से आज मेजोरिटी ने बाजार को संभाला भी है। अगर कल ये शेयर वापस थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव रहते हैं, उम्मीद करें शॉर्ट कवरिंग की, क्योंकि ये शायद उतना तेज शॉर्ट कवरिंग ना दिखाएं, लेकिन जो सेकेंडरी काउंटर्स हैं जो पार्ट 2 बनते हैं वो ज्यादा जल्दी कवरिंग वो हो सकता है। अगर ये काउंटर्स होल्ड कर जाते हैं तो फिर जो पेरिफेरल काउंटर्स हैं निफ्टी में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी, वहां पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, बिकॉज आज तो लग यही रहा था कि मार्केट में वीकनेस रहेगी। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक ठीक ही है क्लोजिंग। जिस तरह के लेवल्स थे आज ठीक बीच में आकर रुका है मार्केट, ना 10,500 के पार जा पाया जबकि 10,495 तक ये गया भी था, और ना ही 10,400 को इसने तोड़ा जबकि ये 404 तक फिसला था। तो लेवल्स की इंपॉर्टेंस आपके सामने है, जी बिजनेस का व्यू आपके सामने है, ये सभी कुछ आपके सामने है और बिल्कुल आज सटीक वैसा ही साबित हुआ है। जबकि कमजोर था एसजेक्स निफ्टी और आज कहीं भी इंडिकेशन नहीं थे कि मुनाफा वसूली होगी, लेकिन जी बिजनेस का व्यू आज फिर से हिट हुआ है। आज की क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, यानी कि कह सकते हैं कि कल के तेज डैमेज के बाद मार्केट ने अपने आप को थोड़ा संभाला है। ये लेवल के हिसाब से भले 6 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये कन्विक्शन के हिसाब से ज्यादा वेटेज रखता है आज की क्लोजिंग। आज निफ्टी बैंक के अंदर में हरा निशान देख के बेहतरपन दिख रहा है कि हाँ, बैंक निफ्टी ने कल की तरह डैमेज नहीं किया और 300 के लेवल को तो कम से कम नहीं तोड़ा। ठीक है, भले 500 हम नहीं आए हैं। मेरे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। सिद्धार्थ सडानी से भी पूछ रहे हैं कि आगे चल के बाजार कैसे रहेगा। सुमित और किरण भी मेरे साथ हैं, जिनसे हम ये समझ रहे हैं कि टेक्निकली लेवल के हिसाब से कहां पे नोटिस किया जा सकता है। किरण, अगर आज आप देखें ना, ये करेंसी अभी पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं हुआ। मेरे सहयोगी सुमित अभी मेरे को बता भी रहे थे कि करेंसी को लेकर अभी बाजार के अंदर कुछ ज्यादा सुगबुगाहट नहीं है। एक शेयर है परसिस्टेंट सिस्टम्स और एक शेयर है एचसीएल टेक। जरा आप दोनों के चार्ट देखिए, कल करेंसी का कुछ मूव यहां पे देखने को मिल सकता है। इसके 90% रेवेन्यू आए ये सी करेंसी से अफेक्टेड है और एचसीएल तो आज डी हाई पे क्लोज करके गया है। इन दोनों शेयर्स पे कल क्या करना है? एचसीएल टेक में मेरा मानना है कि इधर से एक अपसाइड देखने को जरूर मिल जानी चाहिए। वैसे भी अगर आईटी इंडेक्स वीकली चार्ट देखते हैं, पिछले शुक्रवार को अगर मंथली चार्ट्स, ईयरली चार्ट्स भी खत्म हो गए थे, तो एक अच्छे खासे लेवल्स को लांग कर ये स्टॉक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आईटी इंडेक्स में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी आते दिनों में। तो इसमें से ये एक एचसीएल टेक रहेगा जिसने आज परफॉर्म किया, शायद और 2 दिन परफॉर्म करता नजर आएगा। और जो रेंज इसकी नजर आ रही है वो करीबन 915-920 के लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेंगे। पर जो बड़े पैमाने पे आउट परफॉर्म करेगा मेरा मानना है टीसीएस करेगा। टीसीएस ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन क्रॉस करी है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। अब अर्निंग्स का ट्रिगर भी होगा। कल से कुछ एक छोटे शेयर्स की अर्निंग्स आना शुरू हो जाएंगी, बाद में 8-9 तारीख से फिर कुछ बड़ी कंपनीज भी लेके आएंगे ट्रेड। सुमित, कुछ ऐसे शेयर्स आपने नोटिस किए जहाँ पे थोड़ा अर्निंग चेंज होता हुआ दिखे या अर्निंग्स के लिहाज से इंपॉर्टेंस है, इस बार इस शेयर्स पे ज्यादा हमको ध्यान रखना चाहिए? हम कल से भी शुरू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आईटी स्टॉक्स में स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस ने बहुत अच्छा मूव दिखाया है और अभी ऐसा लग रहा है कि टीसीएस एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस इस बार टीसीएस का ब्रेक होगा और हमें यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 2650-2700 ये इसका फाइनल हर्डल है। एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 200 से 300 पॉइंट का मूव हमको टीसीएस के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी 10% का मूव हमको देखने को मिल सकता है। टीसीएस के अलावा अगर आप बाकी आईटी स्टॉक्स भी देखोगे तो सबके अंदर बायस पॉजिटिव हो चुका है और सब लोअर लेवल से बहुत अच्छा और स्मार्ट रिकवरी दिखा चुके हैं। अभी ऊपरी लेवल पे सब कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने के बाद इन स्टॉक्स में और तेजी आनी चाहिए और एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहला पिक टीसीएस ही है, 2700 का इमीडिएट टारगेट है। उसके बाद ये 3000 रुपए तक के लिए ऊपर में मूव दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा।
ठीक है, सुमित भी इससे राजी है कि आईटी पे ध्यान रखें। किरण भी यही कह रहे हैं कि टीसीएस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, तो कल हम टीसीएस पे जरूर ध्यान रखेंगे। आप भी नोट कर लें, एक लिस्ट बनाएं कल के शेयर्स की, उसमें टीसीएस को तो मोटे अक्षरों में लिखें। कल ये शेयर सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला शेयर होगा, करेंसी इंपैक्ट भी इसमें जरूर कल काउंट हो सकता है। सुमित आपका शुक्रिया, किरण आपका शुक्रिया। सिद्धार्थ, एक चीज आपसे भी पूछनी है, इस बजट के अंदर अगर सबसे ज्यादा थीम ऐसी कौन सी है जिसपे फोकस होगा? वो नो डाउट ग्रामीण भारत हो सकता है, लेकिन उसमें से शेयर अभी तक हम पूरी तरह से चुन नहीं पा रहे हैं। किस पे सबसे ज्यादा फोकस करें? एक दो शेयर जो आप साझा करना चाहें। देखिए, कंजम्पशन को चुनना पड़ेगा और कंजम्पशन में एफएमसीजी डेफिनेटली एक बाई बनता है यहाँ पे। उसमें अगर देखा जाए तो डाबर इंडिया हमारी टॉप पिक रहेगी। 70% प्रोडक्ट आयुर्वेद और नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट है और 7-7.5% का वॉल्यूम ग्रोथ है, आने वाले समय में बरकरार रह सकता है। और रूरल ग्रामीण फोकस के कारण डाबर इंडिया पे बहुत अच्छा एक रुझान रह सकता है। डाबर इंडिया 400 के टारगेट से आप बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डाबर भी आप जोड़िएगा कल की लिस्ट में। एक तो टीसीएस जोड़ना है आपको, एक तो डाबर जोड़ना है आपको, एक बीएचईएल, डिश टी जैसी कंपनीज को जोड़ना है आपको, और इसके अलावा कुछ एक ऐसे शेयर्स जोड़ने हैं जो कल करेंसी से मूव थोड़ा होते हुए दिखे। ये सभी के सभी शेयर्स कल के लिए हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। आज की क्लोजिंग, कल की ओपनिंग, इन दोनों में बेहतर दिख सकते हैं। सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया ये जानकारी हमको देने के लिए। लेकिन अब सीधा गुजरात चलना होगा। गुजरात में चुनाव तो हो गए हैं, रूपानी साहब सीएम भी हो गए हैं और पटेल जी फाइनेंस मिनिस्टर भी बन चुके हैं। इस पूरी उठापटक के बीच में अब शायद सरकार सुध लेगी उन सब कंपनीज की जो कि एमएससी सेगमेंट के अंदर आते हैं। गुजरात इसका गढ़ भी है। और केतन हमारे साथ बने हैं। केतन, आपके क्या हाल है? एक तो चुनावों से आप इस समय थोड़ा फ्री हो गए होंगे। आप जरा मेरे को ये बताइए, एमएससी के अंदर हो क्या रहा है? क्योंकि इनकी लिस्टिंग, इनका कारोबार गुजरात से ही शुरू होता है, गुजरात थीम भी है। अब खबर क्या है इस सेगमेंट पे आपके पास? देखिए, खबर इसमें ये है कि लगातार है वो परफॉर्मेंस है, छोटी कंपनियां वो आईपीओ ला रही है। खासकर बीएससी ने 5 साल पहले जो एक एसएमई प्लेटफॉर्म दिया था, उस पर लगातार कंपनियों का आना जारी है। एनएससी ने भी 1.5 साल पहले ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें छोटी कंपनी है वो ज़्यादा कुछ कागजी कार्रवाई किए बिना वो आ सकती है। तो ऐसी कंपनी 2018-19 का साल देखें, अभी हालांकि मार्च महीने के बाद हम इसको गिन सकते हैं, लेकिन कम से कम 150 से 200 कंपनी है वो कैपिटल मार्केट में छोटे प्लेटफॉर्म के जरिए आएगी। अगर हम अब तक की बात करें तो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर 211 कंपनी है वो लिस्ट हो चुकी है, जिनमें से 38 कंपनी ऐसी है जो कि कुछ उनके जो नियम है तो वो मेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। और इनकी दोनों की अगर साइज मिला ले तो 19,000 करोड़ रुपया इन छोटी कंपनियों ने कैपिटल मार्केट में डाला है, निवेशकों को मुनाफा कमा कर भी दिया है। एनएससी में बात करें तो 104 कंपनी है वो अब तक छोटे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो चुकी है, जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो 10,000 करोड़ है। और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो 150 कंपनी आने वाली है वो भी कम से कम 9,000 करोड़ रुपया है वो कम से कम कैपिटल मार्केट में डालेगी। और सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ आईपीओ आज गए, लिस्ट हो गए, इतना नहीं, लेकिन अब तक जितनी भी छोटी कंपनियां शेयर बाजार में छोटे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई है, उन्होंने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। कुछ ऐसी गुजरात की कंपनी है जिन्होंने तो अपना जो ग्रोथ है वो डबल कर दिया है, जो अपना वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, वो भी डबल कर दिया है। तो ऐसी छोटी कंपनी है वो 2018-19 में भी बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है। ये एक हमारे पास से खबर आ रही है और कई सारी कंपनी ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है कैपिटल मार्केट में आने के लिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये जानकारी सुनकर। अच्छा ये भी लग रहा है कि देश के अंदर सभी तरफ से ग्रोथ दिख रही है, चाहे फ्रंटलाइन कंपनीज की हो या फिर इस तरह से एसएमई सेगमेंट हो। ना केवल लिस्ट करवाती है बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। मार्केट कैप अब तो एसएमई सेगमेंट का 29,000 करोड़ के भी पार हो गया। कल बीएससी के एमडी एंड सीईओ भी हमारे साथ थे, मिस्टर चौहान। वो भी कह रहे थे कि 10 साल 2018 आईपीओ के लिहाज से 2017 जैसा ही रहने वाला है। कुछ बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज आईपीओ के लिहाज से बेहतर होंगी। शुक्रिया केतन ये एक जानकारी हमको देने के लिए। और अब ये देख लेते हैं आज का छुपा रुस्तम शेयर कौन सा था। सुमित बताने के लिए है। सुमित ने कल भी हमको एक शेयर बताया था, वो आज चला है। आज का शेयर शायद फिर कल चले, तो इसलिए ये शेयर भी नोटिस करने वाला होगा। सुमित बताए शेयर। शुक्रिया डिम्पी। आज जो कंपनी चुनी है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग रिलेटेड, ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी ज्यादा है। ये कंपनी का नाम है वेंट इंडिया। वेंट इंडिया
एक इंटरेस्टिंग स्टॉक इसलिए भी है, ये मल्टीनेशनल पेरेंट है इसकी, वेंट जो GmbH है वो की जर्मनी कंपनी है, उसका इंडियन टाइप है मुरुगप्पा ग्रुप के साथ। 5 दिनों के अंदर ही महज ये शेयर 66% के आसपास का मूव दे चुका है। पिछले 1 साल, 6 महीने, 3 महीने सब में ये शेयर 64 से लेकर 130% तक का एक जोरदार मूव देकर गया है। एक स्ट्रॉन्ग मूव इस शेयर में आता देखने को मिला है और अच्छी तेजी इसने दिखाई भी है हाल फिलहाल में। ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप के साथ एक टाई अप में है, जबकि मुरुगप्पा ग्रुप ने अपनी एक आर्म यानी कि जो इनकी एक सब्सिडरी है क्यूमी, उसके साथ इन्होंने इसका हिस्सा खरीदा था। ये 3M से इसका हिस्सा खरीदा गया था। 40 साल से ये कंपनी का कामकाज जारी है और मुरुगप्पा ग्रुप जो कि 100 साल से ज़्यादा की एग्जिस्टेंस भारत में रखते हैं। वेंट GmbH ये कंपनी के पेरेंट हैं और दूसरा क्यूमी जिसे हम कार्बोरंडम यूनिवर्सल के नाम से जानते हैं, उन दोनों का ये 40% का JV है। ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग व्हील जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। TVS कार्बोरंडम ये ग्रुप की यानी मुरुगप्पा ग्रुप की कुछ और कंपनीज के तौर पे इसे देखा जाता है। 2 विदेशी सब्सिडरी भी है, ये इंडियन यूनिट की 2 सब्सिडरी हैं और इसके अलावा 3M और क्यूमी के नाम से कंपनी के जो मार्केटिंग नेटवर्क है उससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है। चलिए, इसके अलावा क्रूशियल चीज क्या है, शेयर में तेजी देखी क्यों गई? देखने की वजह पहली कि एक तो इस कंपनी ने जो अपने टूलिंग सेगमेंट है, जो इनका मेजर टूलिंग सेगमेंट है एब्रेसिव टूलिंग, उसके अंदर कुछ नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा प्रिसीजन कारोबार और कंपनी डीमर्ज करने की योजना बना रही है। अलग से लिस्ट कराएगी या नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन डीमर्ज जरूर कराएगी। अच्छे नतीजे कंपनी ने दिए हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी का पैट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है और पिछले कई साल से कंसिस्टेंट है। अच्छे वैल्यूएशन है कंपनी के, स्टॉक प्राइस मल्टीनेशनल के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन आंकी जाती है। कैश अच्छा है, करीब 150 रुपए के आसपास कैश EPS है। एसेट साउंड है, लैंड बैंक वगैरह, तो उसके मोनेटाइजेशन की भी बातचीत अक्सर उठती रहती है। डोमेस्टिक फ्रंट पे 77% रेवेन्यू जनरेट करती है, एक्सपोर्ट से करीब 23% के आसपास के रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ने दिखाई है। तो कोई भी आप देख सकते हैं कि आय में ग्रोथ कंसिस्टेंट है पिछले 4 सालों के दौरान और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंट ही देखने को मिली है। कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जो तेजी इसमें देखने को मिली है उसके पीछे की चंद संभावित वजह आपको बताई जरूर जा रही है। ठीक है, आज 10% का मूव था, 350 रुपए शेयर बढ़ा, हो सकता है कल भी 10% का मूव हमको इस शेयर में वापस आता दिखे। तो नोटिस करने वाला शेयर एक ये भी है कल के लिए।